हेलो दोस्तों, आज हम आपको फिजिक्स सब्जेक्ट्स के ध्वनि साउंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स तथ्यों को बताएंगे। प्लीज़ आप बहुत ध्यान से सुने। कहता है कि किसी माध्यम में ध्वनि संपीड़नों तथा विदलनों वेव रूप में संचित रहती है। वेव रूप का मतलब है कि तरंग रूप में संचित रहती है, तो तरंग रूप में चलती है। ओके, ध्वनि बूम शब्द से ही समझ में आ रहा है, बूम बूम। जब ध्वनि आपका साउंड उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करते हैं। जब कोई ध्वनि या साउंड ध्वनि की जो गति है उससे अधिक तेजी से गति कर देते हैं तो ये वायु में प्रघाती तरंगें उत्पन्न करती हैं, और घात डालते हुए तरंगें जो होती हैं उत्पन्न होती हैं। इस प्रघाती तरंगों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है, और इसी प्रकार उन प्रघाती तरंगों से संबंध वायु दाब में, क्योंकि वायुमंडल का एटमॉस्फेयर है, एक परिवर्तन होता है जिसके कारण बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे ध्वनि बूम कहते हैं। समझ में आ गया आपको दोस्तों? ये बूम बूम आता है, या बूमर लगा दो, धमधमाता है वो। क्यों? क्योंकि नॉर्मल साउंड वेव से अधिक वो होता है, तो वायुमंडल वायुदाब में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिस कारण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। वही ऊर्जा क्या हो जाती है, ध्वनि रूप में परिवर्तित होती है, उसे ध्वनि बूम कहते हैं। पराध्वनिक चाल क्या होती है? ध्वनि की चाल से भी अधिक चाल से कोई पिंड गति करे, उसे पराध्वनिक चाल कहते हैं। कोई प्रतिध्वनि क्या होती है? आप जाते हैं कहीं पे भी, पहाड़ के पास है कहीं भी, वैसे घर के अंदर बोलते तो फिर से आवाज़ सुनाई पड़ती है। देखिए, जब कोई ध्वनि किसी माध्यम से टकराकर परावर्तित होती है तो वह ध्वनि हमें पुनः सुनाई देती है, जिसे प्रतिध्वनि कहते हैं। समझ में आ गया? और ध्वनि का दीवारों से बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बद्ध होती है, उसे अनुरणन कहलाता है। अब देखिए, इसमें भी खासियत है। कहते हैं अनुरणन को कम करने के लिए भवनों में पर्दे लटकाए जाते हैं। देखे हमने, पर्दे लटका दिए जाते हैं ताकि ध्वनि का अवशोषण हो सके। इसके अतिरिक्त कमरों में श्रोताओं की उपस्थिति अधिक हो तो भी ध्वनि का अवशोषण हो सकता है। अब आप देखिए, आप कितना सुनाई पड़ना चाहिए, कितना है बताया गया है। मनुष्य में जो होते हैं, स्वस्थ मनुष्य में उसका ध्वनि का जो सीमा होती है, श्रव्यता का परिसर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। अब 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अविश्रव ध्वनि कहते हैं। इसका परास क्या हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से कम, पहले बताया गया। अब 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनियों को पराध्वनि कहते हैं, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। पराध्वनियों की जो आवृत्ति होती है वो क्या होगी? उच्च होगी। तो देखिए, पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है, और इसी तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। जिन लोगों को हृदय की बीमारियां होंगी उनसे पूछेगा इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है, वो आपको बता देंगे। तो उनके हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाए, तो किससे बनाया गया? वो पराध्वनि तरंगों से। जब ध्वनि किसी माध्यम में संचित होती है, मतलब चलती है, तो माध्यम का घनत्व किसी अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच बदलता है। और घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान तक आने पर एक दोलन पूरा होता है। अब इसमें आप पेंडुलम वाला उदाहरण देख लीजिए। जाता है, फिर वापस आता है, जब फिर वापस आए तो वो एक दोलन होता है। एकांक समय में इन दोलनों की संख्या, एकांक समय तक बटे एक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। और दो क्रमागत संपीड़नों या क्रमागत विदलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल को टी से दर्शाते हैं, मात्रक सेकंड, स्मॉल एस।
किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क जिस प्रकार अनुभव करता है उसे तारतव्य कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, किस प्रकार अनुभव करता है उसे तारतव्य कहते हैं। उत्पादक स्रोत से निकलने के पश्चात ध्वनि तरंग फैल जाती है और स्रोत से दूर जाने पर इसका आयाम तथा प्रबलता दोनों ही कम होते जाते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, आप लाउड स्पीकर को लगा दीजिए और उसके पास खड़े हो जाइए। चलेगा तो छोटे से माइक में उसने बोला लाउड स्पीकर तो ध्वनि फैल गई, चारों दिशाओं में गई। लेकिन पास रहेंगे आप तो आपको ज़्यादा तेज सुनाई पड़ेगी, और आपने 1 किलोमीटर दूर चले जाइए तो वो आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। इसमें बताएगा उसका आयाम और प्रबलता दोनों ही कम हो जाते हैं। समझ आया बात को? एकल आवृत्ति, एक आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। टोन बजाओ यार, एक ही जैसे बजा रहे हैं, टुन टुन टुन, इसे टोन कहते हैं। और अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर नोट कहते हैं। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो स्वर आ रहे हैं। और टुन 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 पी, वो टोन हो गई। और यह सुनने में सुखद होती है। शोर नॉइस कर्णप्रिय नहीं होता, जबकि संगीत सुनने में सुखद होता है। कर्णप्रिय मतलब आपको कानों के प्रिय, सुनने में नहीं होता। वहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। किस माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुँचता है? ये क्वेश्चन है। तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते, लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक विक्षोभ हमारे कानों तक पहुंच नहीं जाता। जैसे कि आपने यहाँ स्पीकर बजाया, अब वायु के माध्यम के कण हैं, वो उससे टकराए, वो उससे टकराए, वो कण तो नहीं गए लेकिन वो विक्षोभ पहुँचा और आपको उस जगह तक सुनाई पड़ गया। आपके विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है, सब चीज़ें आपको पता हैं। अब आगे देखिए, ध्वनि निम्न में से किसका रूप है? ऊष्मा का है, गति का है, ऊर्जा का है, रेडियो का है? ऊर्जा का है। ये कहता है किन किन क्रियाकलापों द्वारा हम ध्वनि को उत्पन्न कर सकते हैं। ध्वनि आप कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, आप सोच लीजिए और कर लीजिए भी, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और बता रहा हूँ तो आपको पता है, लेकिन बता दे रहा हूँ चैप्टर में है। किसी वस्तु पर आघात करके, मार कर, घर्षण करके, रगड़ वगड़ कर, ऐसे घर्षण करना, खुदच कर, सोचना जानते हैं, इसमें फिर रगड़ कर, वायु फूंक कर, उनको हिला कर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि का संचरण का माध्यम बता दीजिए। ध्वनि संचरण का माध्यम ठोस, द्रव, गैस। किस माध्यम में ध्वनि द्वारा विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुँचता? फिर वही बता चुका हूँ फिर से। संपीड़न किसे कहते हैं? जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है, किसे? आगे की ओर, तो इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसे संपीड़न कहते हैं। विरलन, यहाँ क्या करती कंपन? आगे की ओर संपीड़न में, और विरलन में क्या होगा? पीछे की ओर करती है। और यहाँ उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो यहाँ विरलन में निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसे विरलन कहते हैं। ध्वनि तरंगें कैसे बनती हैं? ध्वनि को तरंग के रूप में जाना जाता है, और तरंग एक विक्षोभ है जो कंपमान वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि तरंगें कौन सी तरंगें होती है? अनुदैर्ध्य होती है। किससे बनती है? संपीड़न और विरलन से। ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगें क्यों कहते हैं? ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगें इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। कोई भी तरंगें हों जिनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक, द्रव्य क्या होते हैं? ठोस, द्रव एंड गैस। वो कौन सी तरंगें हो गई? यांत्रिक तरंगें। आप क्या भैया बता चुके हैं, हम आपको फिर बता देते हैं। तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम क्या है? तरंग दैर्घ्य क्या? तरंग और दैर्घ्य, देखिए
तरंग और दैर्घ्य किन्हीं दो निकटतम संघों और वृत्तों के बीच की दूरी को, यहाँ और यहाँ बीच की दूरी को एक दोलन पूरा करने में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दोलन क्या, यहाँ से गया यहाँ आया, यहाँ से गया यहाँ आया, ये तो हो जाएगा ऐसे ऐसे। दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इससे क्या, ऐसे ऐसे ऐसे। आवृत्ति 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवर्तकाल, एक दोलन को पूरा करने में लगा समय, आवर्तकाल। आयाम, किसी तरंग के संचरण में माध्यम के कणों का संतुलन की स्थिति में अधिकतम विस्थापन। आयाम कहता है संघों और वृत्तों के बीच दूरी को दोलन पूरा करने में जो चली गई दूरी तरंग दैर्घ्य। पराध्वनिक चरण बता चुके हैं, ध्वनि बूम बता चुके हैं। हाँ ये देखिए, ठोस द्रव गैस में ध्वनिक चरण सबसे अधिक किसमें होती है, ठोस में होती है। प्रतिध्वनि पता ही है। अब स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्यों चाहिए दोस्तों, 17.2 होनी चाहिए मीटर। किसमें है ये दोस्तों, मीटर में है। अनुरणन, ध्वनि का दीवारों से बारंबार परिवर्तन होने के कारण ध्वनि निरबद्ध होती है, उसे अनुरणन कहते हैं। मनुष्य ध्वनि की श्रव्यता का पैसा 20,000 हर्ट्ज, अवश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से कम हो, पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो। आप यहाँ कहते हैं पराध्वनिक के 3 अनुप्रयोग बताइए। पराध्वनिक प्रायः उन भागों को साफ करने में की जाती है जहां तक पहुंचना कठिन है, जैसे सर्पिलाकार नली, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे। पराध्वनिक का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरार का पता लगाने में किया जाता है। चिकित्सा में अल्ट्रासाउंड का प्रयोग बीमारी करने में। पराध्वनिक की आवृत्ति उच्च होती है। कार्डियोग्राफी आपको पता ही है, कार्डियोग्राफी का पराध्वनिक तरंगों का हृदय के विभिन्न भागों से प्रवर्तित करके हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को कार्डियोग्राफी का, तो उससे हम पता लगाते हैं क्या बीमारियां हैं। अल्ट्रासोनिक क्या है, अल्ट्रासोनिक एक तकनीक है, अल्ट्रा और सोनोग्राफी, जिसमें पराध्वनि तरंगें शरीर के ऊतकों में गमन करती हैं, शरीर के ऊतकों में जाती हैं और उस स्थान से जाती हैं फिर वापस आती हैं। इसके पश्चात इन तरंगों का विद्युत संकेतों में परिवर्तन किया जाता है। विद्युत इलेक्ट्रिक सिग्नल आते हैं, उसमें चेंजमेंट करते हैं और उससे उस अंक का प्रतिबिंब बना लिया जाता है और इन प्रतिबिंबों को मॉनिटर पर या फिल्म पर छाप दिया जाता है और इसी तकनीक को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। चिकित्सा में यूज करते हैं, जैसे शरीर में असमानता को पता लगाते हैं, ट्यूमर, पित्त पथरी, गुर्दे का पथरी, गर्भाशय संबंधी बीमारियाँ और पेप्टिक अल्सर का पता लगाते हैं। सोनार क्या है, साउंड नेविगेशन रेंजिंग है क्या, नेवी वाले यूज करते हैं। एक युक्ति है, इंस्ट्रूमेंट है, इसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा, चाल मापने के लिए पराध्वनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। यह एक यंत्र है जिसमें प्रेषित तथा सूचक होते हैं, ट्रांसमीटर बताया जाता है, आता है लिखते हैं। इसे नाव जहाज में लगाया जाता है। सोनार की तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई के लिए भी करते हैं। जल के अंदर समुद्र में चट्टानें हैं, घाटियाँ हैं, पनडुब्बियाँ हैं, हिमशैल हैं, डूबे हुए जहाज हैं, सबकी जानकारी आपको मिल जाएगी। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, तरंग का मात्रक मीटर,
क्रमिक संपीड़नों और शीर्षक बीच की दूरी, तरंगदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ है। ये अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ वे तरंग जैसे माध्यम के कण उसी दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। उसमें तरंग चल रही होती है, अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। वायु में ध्वनि तरंगें क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगें। अनुप्रस्थ क्या है? तरंग जिसमें माध्यम के कण उस दिशा में गति कर रहे हैं जो समकोण पर ऊपर नीचे कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ का जैसे तालाब के जल स्तर पर बनी हुई जल तरंगे। और वायु में ध्वनि तरंगें कौन सी तरंगें हैं? वो अनुदैर्घ्य हैं। ध्वनि प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताइए। प्रबलता और तीव्रता, जो प्रबल है और जो तीव्र है दोनों में अंतर है। ध्वनि तरंग के इकाई क्षेत्रफल में जितनी ऊर्जा होती है वो ध्वनि की तीव्रता होती है। और ध्वनि प्रबलता की माप ध्वनि स्रोत के कंपनों द्वारा कान पर पहुंचने से होती है। मतलब आज तुमने अपना स्पीकर लगाया और बजाना स्टार्ट किया बेटा, अगर वो जहाँ तक पहुँच रही है दूर तक, वो ध्वनि की क्या होगी? प्रबलता होगी। और तुम खड़े हो सुन के हिले जा रहे हो ऊर्जा का द्वारा, तो वो तीव्रता होगी। अब कहते हो कंसर्ट हॉल की छतें वृत्ताकार क्यों बनाई जाती हैं? देखा होगा इस बार कोई छत वगैरह इसलिए बनाई जाती है ध्वनि परावर्तन के पश्चात हॉल के सभी कोनों तक पहुंच जाए, परावर्तित हो हॉल के सभी कोनों में पहुंच जाए। ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति अनुदैर्घ्य क्यों होती है? बता चुके हैं। जब ध्वनि तरंग वायु से होकर गुजरती है तो वायु के कण ध्वनि के तरंग की दिशा के समानांतर आगे पीछे गति करते हैं। समानांतर कैसे होता है? एक ऐसे एक ऐसे, ये समांतर है इसके। इसी प्रकार ध्वनि तरंगें क्षैतिज दिशा में चलती हैं तो माध्यम के कण भी क्षैतिज दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें। त्वरित बिजली की चमक तथा गर्जन के साथ साथ उत्पन्न होते, लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड पश्चात गर्जन सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? पहले चमक दिखाई पड़ गई, गर्जन बाद में आती है। भैया टाइम लगता है ध्वनि को आने में, माध्यम जुड़ते ही देखना भी। त्वरित बिजली की चमक तथा गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड पश्चात गर्जन सुनाई देती है, क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से तीव्र होती है। चूँकि प्रकाश हम तक जल्दी पहुंच जाता है और गर्जन तक हम निम्न चाल के कारण देर से सुनाई देती है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के दो व्यवहारिक मेगाफोन, लाउड स्पीकर, हॉर्न, शहनाई से वादन सभी इस युक्ति के आधार पर बनाए जाते हैं। परावर्तन के आधार पर स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन ध्वनि के बार बार परिवर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुँचती है। ध्वनि प्रबलता, किसी एकांक क्षेत्रफल पर एक सेकंड से गुजरने वाले ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि प्रबलता कहते हैं। प्रबलता ध्वनि के कानों की संवेदनशीलता की माप है। ध्वनि प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। तरंग गति माध्यम से प्रगमन करता हुआ कंपन विक्षोभ है, जिसमें दो बिंदुओं के बीच सीधे संपर्क हुए बिना एक दूसरे बिंदु को ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। कोई खास नहीं है। अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंगें बताई जा रही हैं। इन अनुप्रस्थ तरंगें क्या है? इन तरंगों माध्यम कण गति की दिशा के लंबवत करते हैं, शीर्ष संगत बनते हैं। अनुप्रस्थ में अनुदैर्घ्य में माध्यम कण गति की दिशा के अनुदिश गति करते हैं, उसी दिशा में गति करते हैं, संपीड़न और विलयन होते हैं। आप एक बात देख लीजिए, आपका कान किस प्रकार कार्य करता है, ये आप आखिरी क्वेश्चन चैप्टर का देख लीजिए बस। बाहरी कान परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करता है, समझ गए? आपका जो ये है कर्ण पल्ला एकत्रित करते हैं। एकत्रित ध्वनि, इकट्ठा हुई ध्वनि आपकी कान की नलिका के अंदर जाती है और आपकी नलिका के अंदर एक पतली झिल्ली होती है, इसे कर्णपटह कहते हैं। और जब माध्यम के संपीड़न आपके कर्णपटह तक पहुँचते तो कान की झिल्ली तक पहुँचते हैं तो झिल्ली के बाहर लगने वाला दाब बढ़ जाता है और कर्णपटह के अंदर की ओर दबाव दबाता है। इसी प्रकार जो विरलन के पहुँचने पर कर्णपटह बाहर की ओर गति करने लगते हैं और कर्णपटह कंपन करता है। जो आपका जो झिल्ली है वो कंपन करती है और कर्णपटह के भीतर मध्य कर्ण में इलियम, मेलियस और स्टेपिस नामक 3 हड्डियाँ होती हैं।
और इन कंपनों को कई गुना बढ़ा देती है। आपके कड़पटिया के अंदर जो झिल्ली होती है उसके पास 3 हड्डियाँ होती हैं। कौन सी हैं? इलियम, मेलियस और स्टेपीस। मध्य कण इन ध्वनि तरंगों को आंतरिक कण तक पहुँचा देते हैं, और जो आंतरिक कण में जो उपस्थित कोया होते हैं काड़ावत, कोकलिया, इन दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलकर श्रवण तंत्र का द्वारा मस्तिष्क भेज दिया जाता है। समझ गए? इस प्रकार आपको कोई चीज़ सुनाई पड़ रही है, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको इस प्रकार सुनाई पड़ रही है। आप सभी का इस ध्वनि चैप्टर को हमारे साथ पढ़ने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।